एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बनिक रसायन का, जिसका पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं बताई थी जो एल्केन बनाने की विधियां थी। आज हम बात करेंगे एल्केन की कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एल्केन, उसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं देखिएगा। अगर हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्केन मुख्य रूप से किस तरह की अभिक्रियाएं शो करता है, तो याद रखिएगा मुक्त, मूलक, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये याद रखिएगा आप कि एल्केन मुख्य रूप से किस तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो उस अभिक्रियाओं का नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में जब किसी खिलाड़ी के चोट लगती है तो क्या होता है वो खिलाड़ी बाहर जाता है और उसकी जगह पे दूसरा खिलाड़ी आता है, उससे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एल्केन की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है। उसका रीजन है कि एल्केन में सारे बंध किस तरह के होते हैं? एकल बंध होते हैं। और एकल बंध होते हैं तो अगर आपको वहां पे कोई अभिक्रिया करवानी है तो जो पहले से हाइड्रोजन उपस्थित है उसे हटाना पड़ेगा, फिर आप किसी दूसरे को लगाओगे। तो ये क्या हो रहा है? एक को हटाकर दूसरे को लगाना। इसी तरीके का अभिक्रियाओं को तो क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो याद रखिएगा एल्केन मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे होती है ये बात। देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा आप। एक अभिक्रिया देखिए CH4। इसकी जब आप अभिक्रिया करवाते हो Cl2 के साथ, तो देखिए CH4 का फॉर्मूला आप जानते हो, स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से देखिएगा क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। यहाँ पे ये चारों संयोजकता किससे पूरी हो रही है? हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। अब देखिए आपको क्या करना था, इसमें अभिक्रिया करवानी है Cl के साथ में, तो ये 2 Cl है। अब देखिए होता क्या, मैंने आपको बताया एल्केन में सारे बंध किस तरह के होते हैं? एकल बंध होते हैं। एल्केन में सारे बंध होते हैं एकल बंध। और ये जो एकल बंध है, यहाँ पे अगर आपको क्लोरीन को जोड़ना है तो आपको पहले हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसी तरह की अभिक्रियाओं को तो हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो होगा क्या, देखिएगा ये जो हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्रोजन क्रिया करेगा इस Cl के साथ और निर्माण किसका कर देगा? एक सह उत्पाद बना HCl। ठीक है। अब देखिए HCl बनने के बाद में बचता क्या है? यहाँ पे 3 का हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पे क्या बचा? एक Cl। इनको साथ में लिखना था आपको, CH3Cl। ये देखिए इसे कहा जाता है मेथिल क्लोराइड। ठीक है। तो देखिए इस तरह से एल्केन मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हेलोजनीकरण। इस अभिक्रिया का नाम है हेलोजनीकरण। यह अभिक्रिया सूर्य के विस्तृत प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के विस्तृत प्रकाश में होती है। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न ऐसे आता है, मेथेन का क्लोरीनीकरण करने पर किसका निर्माण हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा मेथिल क्लोराइड का। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब क्या हुआ? मेथेन में जो 4 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? Cl। इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिएगा, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं सेम रिएक्शन देखिएगा, CH4 प्लस Cl2, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को समझिएगा। उस वर्ड को लिखा हुआ है आधिक्य। आधिक्य का मतलब क्या होता है? आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा। इसका मतलब है कि उस पूरे अभिक्रिया के अंदर आपको अभिक्रिया कराने के लिए बहुत सारा Cl उपस्थित है। तब अभिक्रिया कैसे होगी? देखिएगा इस वर्ड से कैसे आंसर चेंज होता है। आप ये जानते हैं इस मेथेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ये, ठीक है।
अब देखिए फर्स्ट अभिक्रिया तो वही होगी जैसे हमने लास्ट बार अभिक्रिया करी थी। ये देखिए ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में हट जाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप तो वो सेम रहेगी, CH3Cl। इन जनरल सामान्य रूप से ये अभिक्रिया यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक वर्ड क्या लिख रखा है, आधिक्य। आधिक्य का मतलब है बहुत सारा Cl उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि मेथेन के अंदर अगर आप आगे भी अभिक्रिया करना चाहो तो जितने हाइड्रोजन हैं उन सब हाइड्रोजनों को आप प्रतिस्थापित कर सकते हो Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि उसमें आधिक्य में क्लोरीन उपस्थित है। तो देखिए जब आपने यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, Cl। सेकंड स्टेप में जब अभिक्रिया होगी तो चूंकि बहुत सारा क्लोरीन आपके पास उपस्थित है, बहुत सारा क्लोरीन आपके पास उपस्थित है, तो आप इसको भी हटा दोगे। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, Cl। तो सेकंड स्टेप में देखिए का हाइड्रोजन कितने बचे, 2, Cl भी कितने हो गए, 2। फिर देखिए थर्ड स्टेप में चूंकि आपके पास बहुत सारा है तो आप यहां से भी हटा दोगे तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, Cl। तो अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हुआ, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 और Cl कितने हो गए, 1 2 3, CH Cl3। और लास्ट स्टेप में जब आप जाओगे, चूंकि अभी भी आपके पास एक हाइड्रोजन उपस्थित था और क्लोरीन बहुत सारा है, तो यहाँ पे भी आप इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटके यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, Cl। तो देखिए इसका जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो बनेगा CCl4। इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। अगर आपसे आधिक्य का पूछ लें तो आधिक्य का मतलब समझिएगा, कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजनों को एक के बाद एक हटाना है और उस जगह आपको क्या लगाना था, Cl 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 Cl। तो जो अंतिम उत्पाद बनेगा उस अंतिम उत्पाद में ये जो 4 हाइड्रोजन थे ये चारों हाइड्रोजन हट गए और उन चारों हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CCl4, जिसे क्या कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4 और क्लोराइड किसके लिए यूज होगा, Cl के लिए। तो याद रखिएगा दो अभिक्रियाएं हुई। अगर सिंपल आपको CH4 का हेलोजनीकरण कराना है तो वो अभिक्रिया खत्म हो जाएगी यहाँ तक, CH3Cl तक। लेकिन अगर आपको ये अभिक्रिया आगे करवानी है, क्योंकि एक्सिस अमाउंट दे रखा है, आधिक्य में Cl दे रखा है, तो आपकी अभिक्रिया जाके कहाँ खत्म होगी, CCl4 के पास, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो याद रखिएगा जब आप मेथेन का हेलोजनीकरण करते हैं आधिक्य में तो अंतिम उत्पाद बनता है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो उसका आंसर है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये दो बात समझ में आई आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर आपसे ऐसा पूछें कि जो चार अभिक्रियाएं होती है, जैसे हेलोजन कितने होते हैं, 4, F2 Cl2 Br2 और I2, ये 4 ही हेलोजन होते हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मेथेन निम्न में से किसके साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है जिस समय अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होता है उसी समय उत्पाद वापस किसमें परिवर्तित हो जाता है, अभिकारक में। इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और इसको इस सिंबल से शो करते हैं, अगर आपको याद हो तो। इस तरह का मतलब होता है कि यहाँ सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ A+B से बना C+D, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर है, क्योंकि उसमें इस तरह के दो तीर के निशान हैं, तो याद रखिए इसका मतलब होता है जिस समय A और B मिलकर COD बनाते हैं उसी समय COD वापस चेंज किस में हो जाते हैं, A और B में। तो बाहर से देखने पर यह अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है कि अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो प्रश्न ये बनता है कि एल्केन या मेथेन निम्न में से किसके साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाता है। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लें
तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आपने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई उसी तरह से आप फ्लोरीन की करवा सकते हो, ब्रोमीन की करवा सकते हो, आयोडीन की करवा सकते हो। तो देखिएगा मैं एक सिंपल सी अभिक्रिया लिखता हूं। मैंने ये अभिक्रिया करवाई सपोज आयोडीन के साथ, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे हमने पिछला देखे तो उसी तरह से ये CH3 रहेगा और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, I, और ये हाइड्रोजन जो हटा वो इस I के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एक अपचायक की तरह कार्य करता है और ये पुनः इस मेथिल आयोडाइड को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH4 और I2 में। देखिए ये निशान, ये किसका निशान है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह की अभिक्रियाएं जब होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि मेथेन निम्न में से किसके साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा I2, क्योंकि I2 के साथ जब वो क्रिया करता है तो निर्माण होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का और वो एज ए क्या काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है, ठीक है। इस कारण से ये जो आयोडीन गैस है वो इस अभिक्रिया में किस तरह की अभिक्रिया दर्शाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा ये कि ये अभिक्रिया अगर इस तरह से करवाई जाए, सपोज मैं एक नाम लिख रहा हूं CH3 प्लस HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इस अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। और इस अभिक्रिया में याद रखिएगा, अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा, तो याद रखना NO2 का जुड़ना, NO2 जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो देखिएगा अभिक्रिया कैसे होगी, ये जो HNO3 है वो इस फॉर्मेट में होता है HOH और NO2, ठीक है। HNO3 ये फॉर्मूला है, ये इस तरह से लिखते हैं जिससे आप समझ पाओ कि अभिक्रिया होगी कैसे। तो याद रखिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये CH3 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो आप, ये CH3 यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया तो अब ये कितने हो जाएंगे, 2 CH2। और मैंने आपको क्या बताया, इस अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा, NO2। तो याद रखिए यहाँ से इस अभिक्रिया में जुड़ गया NO2। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे बचा एक तो OH और यहाँ से क्या निकला था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। इसका नाम है नाइट्रोएथेन। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो और ये 2 कार्बन है, इससे इसे क्या कहा जाएगा, नाइट्रोएथेन। ये बात समझ में आई आपको। इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण। किसी भी एल्केन का नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो आप जानते हैं, एन ब्यूटेन की अभिक्रिया AlCl3 और HCl की उपस्थिति में कराने पर ये देखिएगा निर्माण अगर इसका होता है आइसोब्यूटेन, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर ऐसा पूछ लें कि एन ब्यूटेन से AlCl3 HCl की उपस्थिति में आइसोब्यूटेन का निर्माण हुआ, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा यह कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है समावयवीकरण। समावयवीकरण देखिए ये एन ब्यूटेन का फॉर्मूला, एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर आपको आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला पूछे तो ये रहा, एन ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट होना कहलाता है समावयवीकरण। समावयवता का मतलब होता है इसमें अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। जब आप इन दोनों फॉर्मूले को देखते हो तो इन दोनों का अणुसूत्र निकलता है C4H10। यहाँ भी देखोगे आप तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है,
यहाँ भी देखोगे आप तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बस उनका संरचना अलग अलग होगा, इसीलिए इसे नाम दिया गया एन ब्यूटेन और इसको बोला गया आइसोब्यूटेन। और एन ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन में परिवर्तित होना किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, समावयवीकरण। ठीक है, अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। एक है केलोर गैस, एक आप जानते हो एलपीजी और एक आप जानते हो सीएनजी। प्रश्न बनता है कि इनके घटक क्या क्या होते हैं, एक केलोर गैस में कौन कौन शामिल होता है, एलपीजी में कौन शामिल होता है और सीएनजी में क्या शामिल होता है। तो याद रखिएगा केलोर गैस में एन ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ये दोनों शामिल होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी तो आप जानते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें होता है प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। और अगर आपसे सीएनजी का पूछ रहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर याद रखिएगा मेन घटक होता है CH4 और कितना परसेंट होता है, अगर ऐसा पूछ लें तो 80% तक सीएनजी के अंदर मेथेन होता है। और याद रखिएगा मेथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है, मेथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। और अगर कभी पूछ ले कहां से प्राप्त होती है, तो ये दलदल से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, तो मार्श गैस दलदल से प्राप्त होती है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि केलोर गैस के अंदर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं, एलपीजी के अंदर प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। और याद रखिएगा एलपीजी में गैस का पता लगाने के लिए कि लीकेज हुआ है नहीं, तो इसमें थायोल मिलाया जाता है, थायोल। क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि एल्केन सारे रंगहीन और गंधहीन होते हैं। और आप सोचिए अगर सिलेंडर से स्मेल नहीं आएगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि लीकेज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको ही पता है कि ब्लास्ट होता तो पड़ोसियों को पता लगता। लेकिन ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल न तो प्रोपेन की होती है न आइसोब्यूटेन की होती है, वो स्मेल होती है किसकी, उसमें एक्स्ट्रा मिलाया जाता है थायोल, जिसका मेन घटक होता है सल्फर। इस कारण से हमको लीकेज का पता लगता है और हम उसको बंद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मोहल्ला बोलता कि हाँ अच्छा आदमी था। ठीक है, चलिए आज जो हमने बात करी वो बात करी एल्केन की कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं की। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक के कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।